हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं आज हाजिर हूँ एक दर्द भरी नई कहानी के साथ। आशा भूख से परेशान हो गई थी। सुबह से उसकी बहू दीपाली ने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि सुबह नाश्ते में उसने सत्तू के पराठे बनाए थे और अब वह भी खत्म हो गए थे। इसलिए आशा दोपहर के खाने की राह देख रही थी। पर दीपाली ने सुबह पेट भर के नाश्ता किया था, इसलिए वो दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। बहुत ज़्यादा भूख से परेशान हो रही आशा दीपाली के पास गई और बोली, बहू मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दो। आशा का कहना सुनकर दीपाली मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगती है, दूसरा तो कुछ भी काम नहीं रहता आपको। उस टेबल पर चने रखे हैं, वही खाकर पानी पी के सो जाओ। आज दोपहर को मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी। यह सुन के आशा का दिल उदास हो गया। फिर आशा धीरे से बोली, तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूं। दीपाली गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या आप? कुछ सोचकर दीपाली किचन में गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाले। अचार के साथ वह चावल एक थाली में परोसकर आशा के आगे रखकर बोली कि खा लो। ऐसा कहकर पर्स लेकर दीपाली घर के बाहर चली गई। चावल फ्रीज में रखे थे, फिर भी वह खराब हो गए थे, उनसे बदबू आ रही थी। आशा ने गुस्से से वह चावल कूड़ेदान में डाल दिए। इसके बाद उसने दाल चावल निकाल कर अपने लिए गरम गरम खिचड़ी पकाई और पुदीने की चटनी के साथ खाई। बर्तन साफ कर किचन साफ किया और अपने रूम में जाकर सो गई। दीपाली ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, पर यह घर उसका भी था और वह खुद का खाना खुद बना सकती है। दूसरे दिन सुबह आशा अपने रूम में बैठी थी, उतने में उसका बेटा राम आया और बोला, माँ आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे घर खर्च चलाने में दिक्कत हो रही है। ऊपर से पापा के 13वीं पर भी बहुत खर्च हो गया। माँ मैं सोच रहा था कि एक रूम किराए पर दिया जाए, घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद होगी। आशा बोली, बेटा तुझे जो ठीक लगे तू वही कर। उसके बाद राम गला साफ करते हुए बोला, माँ तेरा रूम खाली कर दे और नीचे के रूम में शिफ्ट हो जा। उस छोटे रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है तो उसे कोई किराए पर नहीं लेगा। आशा चौंक गई और बोली, पर वह रूम छोटा है और वो तो स्टोर रूम है, मैं उधर रहूँगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊँगी? राम बोला, माँ तू आंगन के टॉयलेट में जाया कर, तू तो घर में ही रहती है ना। जिसको हम रूम किराए पर देने वाले हैं उसको तो सारी सुख सुविधा तो चाहिए ना। वैसे भी यह रूम बहुत बड़ा भी है, पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े रूम की क्या ज़रूरत है? आशा कुछ देर सोचने के बाद बोली, ऊपर जो रूम है वह भी तो हम किराए पर दे सकते हैं, उस रूम में सब सुख सुविधा है। उस पर राम बोला, नहीं माँ, वह रूम हम किराए पर नहीं दे सकते, वह रूम अपने मेहमानों के लिए रखा है। तुझे तो अच्छे से पता है कि दीपाली के मायके वालों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए एक रूम मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। आशा सब समझ गई थी कि बेटे ने तो उसका ही रूम किराए पर देने का फैसला लिया है, क्योंकि वह बुढ़ापे में बेटे और बहू पर बोझ है। इसलिए राम ने जो कहा उस पर आशा ने ज़्यादा विरोध नहीं किया। उसने अपना सामान लिया और दूसरे रूम में शिफ्ट हो गई। उधर उस रूम में उसका दम घुट रहा था, तब भी वह दिन काट रही थी। नया किराएदार आ गया था, सब पहले जैसा चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का नाम अरमान था, वह एक एनजीओ में काम करता था। दीपाली और राम आशा के साथ जो सलूक करते थे वह रोज़ देखता था। यह सब देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे आशा अरमान को अपने बेटे जैसा मानने लगी। अरमान भी आते जाते आशा का हाल पूछा करता था और उसका ख्याल रखता था। राम और दीपाली को उससे कुछ लेना देना नहीं था। दीपाली बचा हुआ खाना उसके थाली में रख देती और बेटा तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। आशा तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है। फिर भी वो आंखें बंद करके किसी पालतू जानवर जैसे उस घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में उसको दूसरा कोई सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए आशा को उनके सहारे रहना पड़ रहा था। कभी कभी आशा को बहुत रोना आता था। आशा अरमान को अपने मन की बातें बताती है। उनके पति की मौत बेटे की लापरवाही से हुई थी। जब पति काम पर जाते थे तब घर में हम दोनों को
बहुत मान सम्मान मिलता था। जब वह काम करने में असमर्थ हो गए तब राम को उन्होंने कहा कि अब मुझसे ने काम नहीं होगा, अब घर खर्च तुम देखो। जब तक वह घर चला रहे थे राम अपने सब पैसे बचा लेता था, पर अब शर्म से और मजबूरी से उसको घर खर्च चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसको बोझ लगने लगा था, लेकिन खुलकर कुछ भी नहीं कह सकता था। इस बीच मेरे पति की सेहत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उनको निमोनिया हुआ है। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लिखकर देते थे तो राम पैसे बचने चाहिए इसलिए आधी दवाई लेकर आता था। शुरू में मेरे पति की सेहत कुछ सुधर गई थी, तब राम ने उनकी दवाइयाँ बंद कर दी थी। मेरे पति भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही थी। मैं बहुत घबरा गई, भागकर राम के कमरे का दरवाज़ा पीटने लगी और कहने लगी कि पापा की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, चल हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। उस पर राम बोला, माँ मुझे अभी सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। मैं रात भर पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रही। कभी छाती को तेल लगाकर मालिश कर रही थी तो कभी भाप दे रही थी, पर होने को कुछ और मंजूर था और सुबह तक उनकी मौत हो गई थी। घर में कब्रिस्तान जैसी शांति थी। राम रोने का नाटक करने लगा। दीपाली तो ऐसे रो रही थी कि जैसे उसको सच में ससुर चले गए इस बात पर बहुत दुख हो रहा हो। सबसे ज़्यादा धक्का लगा सिर्फ मुझे। उनकी मौत के बाद दीपाली और राम का व्यवहार बहुत बदल गया था। आशा को भी उनके व्यवहार की आदत हो गई थी, इसलिए वह उनकी तरफ से कोई भी उम्मीद नहीं रखती थी, पर उसका मन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। ऐसी औलाद को सबक भी नहीं सिखा सकती थी। एक दिन उनका किराएदार अरमान आशा के पास आया और कुछ बातें उसने समझाई। वह बातें सुनकर आशा की आंखों में एक नई उम्मीद जगी। दूसरे दिन सुबह आशा दीपाली और राम के पास आई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में मुश्किल हो रही है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी। आशा का कहना सुनकर दीपाली बहुत खुश हो गई। राम ने भी थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। फिर थोड़ी देर आशा ने उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखे और बोली, राम तुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है और दीपाली तुझे इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पहले मेरी सब बातें सुन लो। और आशा हंसकर बोली, यह बातें सच है कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊंगी। अब तुम्हारे जैसे खुदगर्ज बेटे और बहू यहाँ नहीं रहेंगे, मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे। ये मेरा आखिरी फैसला है। यह सुनकर राम और दीपाली दोनों ही चौंक गए। राम और दीपाली एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि आशा घर छोड़कर चली जाएगी तो वह दोनों खुशी से रहेंगे, पर इधर तो सब उल्टा हो गया था। आशा का कहना सुनकर राम गुस्से से बोला, माँ तेरा दिमाग तो ठीक है ना? इस घर पर मेरा अधिकार है, फिर तू इस घर को कैसे वृद्धाश्रम बना सकती है? तू भूल रहा है बेटा, अभी तक ये घर मेरे ही नाम पर है। आशा गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है, बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरसाया। तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने सही फैसला नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पापा का हुआ था। इसलिए मैंने सोचा कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा मैं अपने बारे में सोचूं। राम घुटनों पर आकर बोलने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दे, हम दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे, पर तू इस घर को वृद्धाश्रम मत बना। माँ थोड़ा सोच कर तो देख हमारा क्या होगा। आशा उस ऊंची आवाज़ में बोली, मैंने और तेरे पापा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तूने सिर्फ अपने परिवार के बारे में ही सोचा, हमारा नहीं। फिर मैं तेरे बारे में कैसे सोचूं? तू तेरे परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर और जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर आशा अपने रूम में चली गई। राम और दीपाली चुपचाप आशा को जाते हुए देखते रह गए। आशा ने अपने जैसे बुरे लोगों को उसके घर में आश्रय दिया। अरमान की मदद से वृद्धाश्रम अच्छे से चलने लगा। दोस्तों, आजकल के बेटे अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं।
तो माँ बाप भी कड़ा फैसला ले सकते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।